topic for now is solubility of group second A compounds और ये solubility in water। तो हमें इसमें ग्रुप फर्स्ट ए के जो सेकंड ए है हाइड्राइड्स दिए गए हैं, हाइड्रो ऑक्साइड्स दिए गए हैं। साथ में हमें दिए गए हैं सल्फेट्स और कार्बोनेट्स। तो ये इनके कंपाउंड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि इनको सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, कौन मोर सॉल्युबल, कौन लेस सॉल्युबल, कौन इनसॉल्युबल एट्सेट्रा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रो ऑक्साइड्स यानी बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड BOH2, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड्स। तो इन सब की जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी increases down the group, यानी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बिकम्स मोर सॉल्युबल कंपेयर टू बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और नीचे जाओगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड विल बी मोर सॉल्युबल। ये हमें वैल्यू मिलता है, जो फैक्ट से हमें मिलते हैं KSP से। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जितना किसी इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा या किसी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, तो मीन्स के दैट इज़ मोर सॉल्युबल इन द गिवन सॉल्वेंट, स्पेशली ओवर हियर इज़ वाटर। तो इसमें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू जब आप देखोगे तो 1.6 इंटू 10 पावर -16, ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू। और इसी तरह नीचे जाओगे तो वो टेबल आप देख सकते हो अपने बुक से। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड तक पहुंचोगे तो यू विल गेट द वैल्यू 5.4 इंटू 10 पावर -3. So this shows that the solubility product value increases, means कि solubility increases. रीज़न अब यहाँ पे क्या है हाइड्रोक्साइड के लिए, ये याद रखें, लेटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी कम होगी, इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। नाउ व्हाट इज़ लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी ये एक केटाइन हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज एंड एनाइन हैविंग ए नेगेटिव चार्ज। ये जब आप एक दूसरे से अलग करोगे तो आपको एनर्जी चाहिए होगी, दैट इज़ नोन एज लैटिस एनर्जी। या जब ये दो आयन आपस में मिल के ये आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज़ कर जाएंगे, दैट एनर्जी इज़ नोन एज लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब ऊपर यानी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से वो लेस सॉल्युबल है। जबकि नीचे जब हम पहुंच जाते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड तक, तो उसकी लैटिस एनर्जी कम हो जाती है, तो वो मोर सॉल्युबल है। रीज़न क्या है कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का जो केटाइन है वो छोटे साइज़ का होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह मैग्नीशियम का केटाइन साइज़ में बढ़ जाता है
और यूं बेरियम तक पहुंचोगे तो कैटाइन मज़ीद साइज़ में बढ़ जाएगा। तो जब साइज़ बढ़ता है लैटिस एनर्जी कम होती है, यानी लैटिस एनर्जी is inversely proportional to ionic size। किसी आयन का साइज़ बड़ा होगा तो उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी और वो एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स से अपने एनाइन से जुड़ा होगा या अपने पॉजिटिवली चार्ज आयन से जुड़ा होगा। तो डाउन द ग्रुप द लैटिस एनर्जी ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस, सो देयर सॉल्युबिलिटी increases। दिस इज़ द logic behind this explanation कि why solubility product of group second a hydroxide increases down the group। ये था हाइड्रोक्साइड के बारे में। नेक्स्ट इज सल्फेट्स। सल्फेट्स that is beryllium sulfate, magnesium sulfate, calcium sulfate, strontium sulfate, barium sulfate। अब इनको जब हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो solubility decreases down the group। Solubility decreases down the group। मीन्स कि ऊपर वाले मेंबर मोर सॉल्युबल होंगे और नीचे स्ट्रॉन्टियम या बेरियम तक पहुंचेंगे तो वो ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होंगे। अब आखिर यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे ऐसा ये हो रहा है कि अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे अब इस फिनोमेना को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी से एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ हाइड्रेशन energy of particles यानी ions is greater तो solubility is higher। solubility is higher यानी हम ये लिख सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी is directly proportional to solubility। अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो लेस सॉल्युबल, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो मोर सॉल्युबल। तो यहाँ पे हम ये रीज़न लिख सकते हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रही है बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस। हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है? जब भी एक केटाइन या एनाइन पानी में गिरे तो सपोज करें ये केटाइन है, इस केटाइन के इर्द गिर्द पानी के मॉलिक्यूल इकट्ठे होंगे कुछ इस तरह कि उनका ऑक्सीजन इस केटाइन की तरफ होगा बिकॉज ऑक्सीजन इज़ नेगेटिव इन वाटर, और जो हाइड्रोजन्स हैं वो पीछे रह जाएंगे। और इस तरह से इस केटाइन के इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल जमा हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रेशन, यानी सराउंडिंग अ वाटर मॉलिक्यूल अराउंड एन आयन, दैट इज़ हाइड्रेशन। इसी तरह जो एनाइन होगा, सपोज दिस इज़ दैट एनाइन हैविंग ए नेगेटिव चार्ज, अब इसके इर्द गिर्द पानी के मॉलिक्यूल कुछ यूँ जमा होंगे कि वो अपना हाइड्रोजन फॉरवर्ड ले आएंगे और इधर से उनका ऑक्सीजन पीछे रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव और एनाइन भी पॉजिटिव है। और इसी तरह यहाँ पे तो सारे वाटर के मॉलिक्यूल
इस तरीके से इस एनाइन को घेर लेंगे, इसको हाइड्रेट कर लेंगे। ठीक। अब एक पॉइंट यूनिवर्सल याद लाए, तो वो याद रखें कि जब भी अट्रैक्शन बनेगा तो वो होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जब भी अट्रैक्शन टूटेगा वो होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वाटर के जो हाइड्रोजन्स हैं वो एनाइन से अट्रैक्शन बना रहे हैं, तो मीन के एनर्जी इज़ रिलीजिंग। और इधर भी कैटाइन के साथ नेगेटिव ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो इधर भी एनर्जी रिलीज़ होगी। तो अब अगर ये एनर्जी विच इज़ नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी, अगर ये ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि पानी के ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आयंस को घेरते जाएंगे, और इस तरह से जो सॉलिड हमने डाला था पानी में वो उसमें गायब होता जाएगा, यानी डिज़ोल्व होता जाएगा। अब हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करता है साइज़ पे। अगर कैटाइन का साइज़ बड़ा है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, कैटाइन का साइज़ छोटा है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। सो मीन्स अगेन कि बेरिलियम कैटाइन साइज़ छोटा, मैग्नीशियम बड़ा, इस तरह से कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। तो बेरियम का कैटाइन सबसे बड़ा होगा, हैविंग ए 2 पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी। जब हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक। साथ में सल्फेट आयन हाइड्रोक्साइड आयन के मुकाबले में बड़ा है। जो इससे पहले हमने हाइड्रोक्साइड पढ़े तो उसमें हमने कहा कि डाउन द ग्रुप लेटेस्ट एनर्जी कम हो रही है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। वजह ये था कि हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो सल्फेट आयन के मुकाबले में छोटे साइज़ का है, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, जबकि सल्फेट जो है वो बड़े साइज़ का है, तो इस वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाएगी। तो एक सल्फेट भी बढ़ रहा है और दूसरी तरफ कैटाइन भी बढ़ा, तो इस वजह से अब बेरियम सल्फेट की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो सबसे कम हो जाएगी, सो दैट विल बिकम इनसॉल्युबल इन वाटर। अब सब के साथ सल्फेट तो एक जैसा है, लेकिन कैटाइन का साइज़ वेरी कर रहा है, तो इस वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी वेरी होती है बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रेशन एनर्जी। सो दिस वाज द फैक्ट अबाउट द सल्फेट्स of group 2 solubility in water. Next, इनके कार्बोनेट्स। अब कार्बोनेट्स में दैट इज बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट, सॉरी इधर कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। इनका हाल ये है कि ऑल आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सारे पानी में इनसॉल्युबल हैं। अब रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ हाई लेटिस एनर्जी। सबकी लेटिस एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वाटर इन आयंस को आपस में अलग नहीं कर पाता, और इस तरह से वो इनसॉल्युबल रहते हैं। तो एक तो रीज़न ये हुआ कि चलो ये तो सपोज़ करें कि ये वो कैटाइन हुआ ग्रुप सेकंड ए का जो 2 पॉजिटिव चार्ज रखता है। दूसरी तरफ कार्बोनेट आयन जो है तो इसके साथ 3 ऑक्सीजन्स हैं एंड दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये कार्बोनेट आयन, इसको मैं लिख दूं कि ये 2 पॉजिटिव हुआ और 2 नेगेटिव हुआ। तो अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
that is very strong. So water is unable to separate these two ions. ठीक, हाइड्रोक्साइड्स में फिर इसके मुकाबले में हाइड्रोक्साइड में ये था कि सपोज़ करें कि दिस इज़ मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब इधर पानी ने एक हाइड्रोक्साइड पे -1 है और मैग्नीशियम पे +2 है, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ एक और हाइड्रोक्साइड मौजूद होगा। तो अब पानी को ये अट्रैक्शन तोड़नी होगी, दिस वन बिटवीन 2 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। तो यहाँ पे अब कम एनर्जी लगेगी बिकॉज इट इज़ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है बिकॉज इट इज़ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर सल्फेट आयन में भी तो ये था कि जो SO4 है इट हैज़ 2 नेगेटिव चार्ज। यस, तो यहाँ पे ये केटाइन हुआ 2 पॉजिटिव और ये सल्फेट हुआ। तो ये सल्फेट बहुत बड़े साइज़ का है, सल्फ़र भी डाउन द ग्रुप है, बड़ा साइज़ है, साथ में 4 ऑक्सीजन हो गए हैं, तो ये टोटल बड़े साइज़ का है। तो इस वजह से चार्ज डेंसिटी सल्फेट पे कम है, तो इधर जो इन दोनों में अट्रैक्शन होगी वो भी वीक हो जाएगी पानी के लिए, उसको सॉल्युबिलिटी सॉल्व करने की प्रॉपर्टी पानी में बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये था सारा रीज़न इनके बारे में कि वाई दे आर सॉल्युबल, इनसॉल्युबल और लेस सॉल्युबल। तो इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर आस्क्ड कि विच कैल्शियम कंपाउंड is insoluble, less soluble and more soluble in water। तो सपोज़ करें वो आपसे कहते हैं कि इनसॉल्युबल के लिए आप 1 लगा दें, लेस सॉल्युबल के लिए 2 लगा दें और मोर सॉल्युबल के लिए 3 लगा दें। और उन्होंने ऑप्शन दिए हैं A, B, C and D एंड द ऑप्शंस आर कि ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और यह लिखा है कि ऑल। तो अभी हमने अपनी डिस्कशन पढ़ी, आप ख़ुद अपने चॉइसेस भी चूज़ करें, 1 2 3 लगा दें। ओके, इनसॉल्युबल, तो अभी हमने पढ़े कि ऑल कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए आर इनसॉल्युबल, तो ये हुआ 1, कैल्शियम कार्बोनेट इज़ इनसॉल्युबल। फिर हमने पढ़ा कि solubility of sulfates decreases, तो मीन्स कि कैल्शियम सल्फेट लेस सॉल्युबल होगा, तो ये हुआ 2, और हाइड्रोक्साइड मोर सॉल्युबल होगा, तो ये हुआ 3। ये जस्ट कैल्शियम की बात हमने की। ठीक, इसी तरह कोई एक कंपाउंड आपको, एक एलिमेंट के कंपाउंड आपको दिए जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये कि व्हाट इज, सॉरी व्हाट इज हैपनिंग टू दिस वन, ओके डू इट, कि व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर व्हेन barium carbonate is dissolved in it at room temperature and pressure। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिक्रीजेस।
डिपेंड करेगा कि कितना सॉलिड उसमें डाला गया है। तब वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर व्हेन बेरियम कार्बोनेट इज़ डिज़ोल्व इन इट। ऑप्शन ए दिया है कि प्योर वाटर, इसका जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg है। फिर है कि शायद ये इससे बड़ा होगा, तो सपोज़ करें कि 790 मिलीमीटर ऑफ Hg, या कि ये कम है 500 मिलीमीटर ऑफ Hg, और या डी के और कम हो जाएं तो चलें 600 मिलीमीटर ऑफ Hg कर दें। तो अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होता है, फिनोमेना तो ये था कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीज़ जब इसमें हम सॉल्यूट डालते हैं। अब स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन ये होगा कि इसको तो डिक्रीज़ होना चाहिए, तो मीन के ऑप्शन सी या डी होगा। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट अब क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि बेरियम कार्बोनेट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जब बेरियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, सॉल्यूशन नहीं बनेगा। जब सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg यानी प्योर वाटर के बराबर ही रहेगा। तो घुमा फिरा के इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स।